मिशन 2023 के रण में भले ही अभी समय हो, लेकिन एक बार फिर बीजेपी इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। यही कारण है कि 2023 को लेकर बीजेपी ने अभी से मैदानी जमावट के साथ ही संगठन विस्तार की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी तकनीक से जुड़ते हुए अब प्रदेश के हर बूथ को डिजिटलाइज करने के साथ ही प्रत्येक बूथ पर विस्तारकों की तैनाती की तैयारी में है। बीजेपी खास प्लान के जरिए न सिर्फ बूथ प्रदेश कार्यालय से डिजिटली कनेक्ट करेगी, बल्कि पार्टी नेतृत्व से बूथ के कार्यकर्ताओं के संवाद का एक ब्रिज स्थापित करने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम बनाया है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर हमारे जो संवैधानिक कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे। 10 दिन 10 घंटे, लगभग 100 घंटे एक कार्यकर्ता समय दे विस्तारक के रूप में। इसके लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसके लिए निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए संगठन को विस्तार देना, संगठन को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापक बनाने की दिशा में ये बूथ विस्तारक की योजना है। बीजेपी के प्लान के तहत बीजेपी हर बूथ पर विस्तारकों की न सिर्फ तैनाती करेगी, बल्कि ये विस्तारक भी हर बूथ पर बीजेपी की टीम तैयार करेगा। हालांकि भाजपा की तैयारी पर कांग्रेस सवाल उठाते नजर आ रही है और कह रही है कि धीरे धीरे जनता बीजेपी की सच्चाई समझ चुकी है। यही कारण है कि उन्हें अभी से चुनाव की चिंता सता रही है। अन्नाप शन्नाप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को तोड़ा है। ये सौदे की सरकार बनी है। 2018 में जो सरकार बनी थी कमलनाथ जी, वो जनता के द्वारा चुनी हुई थी। इसका जवाब 2023 में जनता देगी कि वो तो फर्जीवाड़े और आंकड़े में माहिर है। मिस्ड कॉल वाली पार्टी है। जितने सदस्य मिस्ड कॉल वाले बताए उतने तो उनको वोट भी नहीं मिले। अब आंकड़े हैं, डिजिटल से करेंगे, ये तो करते ही रहते हैं रोज। उनकी बातें ही सुनने वाली रहती। जिस दिन अमल में आ जाएगा उसे देखा जाएगा। बीजेपी की तैयारी और कार्यकर्ताओं को अभी से एक्टिव करने की रणनीति साफ तौर पर बता रही है कि ये तैयारी सिर्फ मिशन 2023 की नहीं, बल्कि 2024 की भी है। ऐसे में देखना ये अहम होगा कि तकनीक के सहारे बीजेपी मिशन 2023 को लेकर रखे गए लक्ष्य को कितना हासिल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हाईटेक तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हाईटेक तैयारी संगठन को कितना करेगी मजबूत? क्या बूथ बूथ डिजिटल कर यूथ को साध पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जमीनी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल बूस्टर कैसे करेगा काम? कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप कितना जायज? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संवाद और संपर्क के लिए अब तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करने का प्रयोग करने जा रही है। कोविड के दौर में जब एक तरीके से संवाद पूरी तरह से डिजिटल संसाधनों पर निर्भर हो गया था, भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी बैठक जो है वो ऑनलाइन होती रही हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका अनुभव रहा है। अब बूथ भी डिजिटल करेंगे ताकि बूथ के कार्यकलापों पर एक तरीके से कहना चाहिए कि लास्ट यूनिट ऑफ इलेक्शन स्ट्रक्चर को देखते हुए उसको भी मजबूत करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि इनका काम है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ चोचलेबाजी है। 2023 में जनता जवाब देगी, लेकिन जनता जवाब देगी, प्रश्न पूछेंगे तो जवाब देगी, जनता खुद ब खुद जवाब देगी, ये थोड़ा सा संशय पैदा करने वाला है। ये चोचलेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप अगर कांग्रेस के दृष्टिकोण से चोचलेबाजी हैं, तो आखिर कांग्रेस क्या कर रही है जिसको
ये कहा जाए कि एक बहुत मजबूती के साथ, बहुत बेहतरी के साथ कांग्रेस काम कर रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हाईटेक तैयारी है, उसके एवज में कांग्रेस की तैयारी कैसी है, इस पर बात करेंगे। ब्रजेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनवर पटेल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल, ब्रजेश जी, 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी बूथ के कार्यकर्ताओं से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए एक ब्रिज डेवलप करने जा रही है और पूरा हाईटेक रहेगा। बूथ जो है वो डिजिटलाइज, जो बूथ का उनका मैनेजमेंट होगा, जो बूथ के प्रभारी होंगे, जो पन्ना प्रभारी होंगे, वो डिजिटली कनेक्ट होंगे। कुल मिलाकर जो संवाद और संपर्क है उसको और मजबूत करने की बात है। आप इसे, कांग्रेस इसको चोचलेबाजी की तरह देखती है या देखती है एक शिगुफा छोड़ रही है, ऐसा इस दृष्टिकोण से देखती है, ऐसा क्यों? नवीन साहब, जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में, डिजिटलाइजेशन के करने जा रही है, तो हम इसका स्वागत करेंगे। सभी पार्टियों को करना चाहिए, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो डिजिटलाइज पूरी तरीके से, हमने देखा है कि हम लोगों के दौर तो छोड़िए, नई जनरेशन के बच्चों को वो सारी चीजें पता होती है जो हम लोग 10th 12th तक नहीं पढ़ा पाते। तो इसका तो हम स्वागत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का, क्रांतिकारी फैसले का। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना सारा सब जवाब दिखा करके, इतनी सारी थोथी बातें करके, इतनी बड़े माया करके, आपने पहले पन्ना प्रमुख बनाया, आपने पहले पृष्ठ प्रमुख बनाया, आपने पहले मंडल सेक्टर में बनाया, लेकिन 2018 के इलेक्शन में जनता ने मैंडेट तो कांग्रेस को दिया, बीजेपी से सीटें कांग्रेस की आई। इससे कुछ नहीं होने वाला है। नई जनरेशन ये भी जान रही है कि किस तरह से चौथी बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की शुचिता का कत्ल करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। न सिर्फ ये संविधान के लिए, बल्कि समाज के लिए और उन चीजों के लिए जो राजनीतिक न्याय के सिद्धांत पर जुड़े होते हैं, जो लोकतांत्रिक समाज होता है, जो आर्थिक न्याय होता है, इन सारे बिंदुओं पर जनता को तय करना है। स्वतंत्रता समता का सिद्धांत जनता को तय करना है। और हम समझते हैं समाजवादी संरचना के लिए डिजिटलाइजेशन नहीं, आप सुपर डिजिटलाइजेशन कर देंगे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज का बच्चा वैसे ही इतना हाईटेक है कि वो हर व्यक्ति के, हर पार्टी के कारस्तानियों को, उनकी करतूतों को समझता है, आकलन करता है, इतना अपडेट रहता है। फर्क किससे पड़ने वाला है? फर्क आप तो वो करिए जिससे फर्क पड़ने, फर्क किससे पड़ेगा? देखिए, हमने आपसे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है, हमने उसको लिए, उनको कहा कि अच्छी बात, उनका स्वागत किया हमने उस निर्णय का। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि सामाजिक गरिमा को बनाए रखने के लिए, सामाजिक नीति निर्देश तत्व के सिद्धांतों को लागू करने के लिए मेरा मानना ये है कि डिजिटलाइजेशन के अलावा भी बच्चे बहुत हाईटेक हैं। और ये आप करके सोचिए कि आप 2023 में अपनी सरकार बना लेंगे, हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता को पता है कि बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महिला अत्याचार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, एक्सेप्ट बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता की निगाहों में फिसड्डी साबित हुई है। इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको अपनी अकाउंटेबिलिटी बताना पड़ेगा जनता के सामने, तब जाकर के ही ये कुछ कर सकते हैं। बाकी डिजिटाइजेशन करें, स्वागत है, हम इसका स्वागत। जी सनवर जी, डिजिटलाइज करिए, लेकिन ऐसा नहीं हो मिस कॉल जैसा फर्जीवाड़ा निकल आए। कांग्रेस कहती है मिस कॉल से कुछ गलत लोग भी जुड़ गए थे डिजिटलाइजेशन के दौर में। ऐसा नहीं हो कि कार्यकर्ता डिजिटलाइज तो जुड़ जाए, वो बैठकों में भाग भी ले लेकिन वो फील्ड की जो मेहनत होती है ना, पसीना बहाना, धूप में निकलना, गांव जाना, वो डिजिटलाइजेशन से वो इफेक्ट ना कर जाए कहीं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में होती है। जी। और वो सक्रिय मोड में इसलिए नहीं होती है जैसा हमारे विद्वान मित्र बोल रहे हैं कि 2023 के चुनाव को लेकर सक्रिय मोड में। जी नहीं, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज क्षेत्र में काम करते हैं और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। अब उसी कड़ी में काल के प्रभाव में जो परिस्थिति बनी, देखा होगा आपने कोरोना काल में भी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने
अपनी बैठकें की, अपने कार्यक्रम दिए और अपने कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाया। तो उसी कड़ी में हम कैसे सर्वव्यापी बने, कैसे सर्वस्पर्शी बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यक्रम लाती है और उसी कार्यक्रम की कड़ी में यह संवैधानिक कार्यक्रम है, यह विस्तारकों का कार्यक्रम है जो लगभग 65,000 कार्यकर्ता निकलेंगे और कार्यकर्ता निकलकर एक एक कार्यकर्ता 10 दिन तक 10-10 घंटे बूथों पर देगा और बूथों पर जब देगा तो वो एक डिजिटली एक ग्रुप बनाएगा, जैसे उदाहरण के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप। अब वो ग्रुप जब बनाएगा तो वो ग्रुप और डिजिटली अपने मंडल के, अपने जिला के और अपने प्रदेश के कार्यालय से जुड़ेगा। तो उससे क्या है कि जैसे ही प्रदेश से कोई कार्यक्रम है, कोई संवाद करना है, कोई नीचे तक बात को पहुंचाना है, तो डिजिटली एक दूसरे से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के लोग नीचे तक अपने कामों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो समय समय पर अपने कामों के लिए नए नए रास्ते खोजती है और नए नए रास्तों पर काम करने का प्रयास करती है। जी अतुल जी, ये हाईटेक तैयारी कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया इस बात से आशंकित है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसको लेकर तनाव है, तो कम्युनिकेशन बाधित ना हो, अगर बूथ स्तर की तैयारी हाईटेक कर लेंगे, एक फीचर एड ऑन करेंगे, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को कांग्रेस कह रही है, चोचले हैं, सब करते रहते हैं। आप इस पर क्या नजरिया रखते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नवाचार करती रही है। डिजिटल प्रचार के मामले में वो पहले ही अपना दमखम दिखा चुकी है। इस बार भी कोशिश ये है कि डिजिटली कार्यकर्ताओं को कनेक्ट किया जाए और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीजेपी की कार्यशैली, कार्यप्रणाली, सरकार की उपलब्धियां उन तक पहुंचे और वो उपलब्धियां उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचे ताकि चुनावों में उसको फायदा मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत सजग है और जिस तरह की बैठकें यहाँ पर हुई हैं और मुरलीधर राव सहित तमाम बड़े नेताओं ने जिस तरह के संकेत और संदेश दिए हैं, उससे साफ है कि बीजेपी मध्य प्रदेश को एक अभेद किला बनाने की कोशिश कर रही है। विष्णुदत्त शर्मा को संगठन के विस्तार का कार्य सौंपा गया है, संगठन को और मजबूत करने में शर्मा जी लगे भी हुए हैं। तो एक पूरी कवायद है, एक चुनावी रणनीति है जिसके साथ बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और इसका कारण यही है कि 2018 में बीजेपी ने जिस तरह से 15 साल बाद मात खाई, तो बीजेपी को लग रहा है कि कहीं भी कोई कसर छोड़ दी गई, कहीं भी कोई गुंजाइश रह गई तो इस बार चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस अब उतनी कमजोर नहीं है। और कमजोर होने के बाद भी जब कांग्रेस जीत सकती है तो इस बार तो 15 महीने सत्ता में रह चुकी है, रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी, और कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि जब 15 साल बाद हम आ सकते हैं तो फिर 3.5 साल बाद तो आ ही सकते हैं। तो ये पूरी एक कोशिश है, लेकिन सिर्फ डिजिटली विस्तार करना, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला। इस बनस्पत इसके कार्यकर्ताओं में कैसे विश्वास, उत्साह जगाया जाए और कार्यकर्ता क्यों आपके लिए कार्य करें। पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा, इतने साल से कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सरकार बनवा रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिल रहा है, उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। तो ये सारी बातें भी बीजेपी को ख्याल में लानी पड़ेगी। सनवर जी, क्या ये बातें ख्याल में रखेंगे? क्योंकि डिजिटलाइज होने के बाद कम्युनिकेशन आप डिजिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन आदमी के थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे? वो संवाद से हो जाएगा। कार्यकर्ता को संवाद का, उस मेहनत का परिणाम भी तो चाहिए। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं और हमारे नेतृत्व में यहाँ सदैव संवाद होता है, संपर्क होता है और यहाँ कोई कार्यकर्ता किसी भी इस प्रकार से जुड़ा नहीं होता है। यह संवाद का जो कार्यक्रम है यह भी इसलिए नहीं है कि नहीं हमको तो यह करना ही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक परिवार भाव के साथ काम करता है और जो बूथ है वो बूथ भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत इकाई है और कोई ये आज काम नहीं कर रहे हैं। बूथ स्तर पर, बूथ स्तर पर बरसों बरस से भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है और हर समय समय पर जो आधुनिक साधन है उन आधुनिक साधनों के साथ काम करते हैं। उसी कड़ी में आज आधुनिक साधनों के साथ डिजिटली हम काम करने वाले हैं और कार्यकर्ता को सदैव जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला है, आप अभी उपचुनाव देख लीजिए,
आज इन उपचुनाव में अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किनको टिकट दिया? लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता को टिकट दिया। अब देखिए कांग्रेस ने क्या किया, जो उनके जिस परिवार ने 10-10 चुनाव लड़े हो, उस परिवार का अपमान करने का काम किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया। भाजपा ने उनका सम्मान देने का काम किया। तो भाजपा ने सदैव से जो अपने साथ आए हो, हमारा काम करने वाले लोग हो, उनको सम्मान देने का काम किया है। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कौन है? विष्णुदत्त जी शर्मा, एक सामान्य परिवार से। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा जी, एक सामान्य परिवार से। तो भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ताओं की पूछ परख होती ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, एक साधारण परिवार से, एक सामान्य कार्यकर्ता है। तो भाजपा में तो कार्यकर्ता बेस पार्टी है और योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में काम मिलता है। ये मुश्किलें तो कांग्रेस की है कि वहां एक ही परिवार या एक ही नेता लगातार काम करता है, चाहे मुख्यमंत्री बनने का मौका आ जाए तो कमलनाथ जी, विपक्ष का नेता आ जाए तो कमलनाथ जी, और प्रदेश अध्यक्ष की बारी आए तो कमलनाथ जी, चुनाव हार जाए तो दूसरे पे ठिकरा फोड़ के और उनके समर्थकों को हटा दो, तब भी कमलनाथ जी इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये कांग्रेस की परेशानी है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। नवीन जी, ये तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी और यहाँ के सारे कार्यकर्ता संतुष्ट कार्यकर्ता हैं। समझ लेते, ये कांग्रेस की परेशानी है क्या ब्रजेश जी? कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, कांग्रेस में नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस की है? नवीन साहब, तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई अरण्य कांड में लिखी है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरहि समय बिनु सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु जाए। हम तो कह रहे हैं कि हम इनका स्वागत कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन का, लेकिन बहुत विद्वान पत्रकार मध्य प्रदेश का धरणी पाठक साहब ने भी एक अच्छी बात किया। आपने पिछले चुनाव में 2018 का जब चुनाव हुआ, तब भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि डिजिटलाइजेशन नहीं रहेगा। आपका पूरा सोशल मीडिया में चुनाव था, फेसबुक, IT सेल, इंस्टाग्राम में पूरा चुनाव था। इनके कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तब भी लगाई गई थी, लेकिन जनता ने मुहर कांग्रेस पे दिया, कांग्रेस पे विश्वास किया। इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमने आपसे पहले ही बड़े हाथ जोड़ के विनम्रता से आग्रह किया नवीन साहब की पूरे देश की जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो ये सब टेक्नोलॉजी से परिचित है। उसको पता है कि ये सिर्फ सिगुफा छोड़ते हैं। जनता को ये भी पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने सारे गुट सक्रिय हो चुके हैं, एक्टिव मोड में हैं। चाहे वो नरोत्तम मिश्रा साहब का गुट हो, चाहे शिवराज सिंह जी का गुट हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय साहब का गुट हो, नेता है, सबके अपने गुट है, सबके अपने कार्यकर्ता अपने खंदक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। इस आभा मंडल को बरकरार रखने के लिए कि हम मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बनाएंगे, मोदी जी के सामने अपनी स्कोर रेट कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कभी डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे, कभी कहेंगे हम झुंझुना पकड़ाएंगे, कभी ये सब चीजों से हम बता रहे हैं। जब तक जमीनी रूप से भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कट रही है, और आज महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई के अलावा अब जो है इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दूसरा मुद्दा है। जो पढ़े लिखे लड़के जो PhD करके निकलते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, जो इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, वो बेचारे रोजगार नहीं पाते। उनके अंदर एक कुंठा भावना जागृत होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतनी सारे इन्वेस्टर मीट किया, शिवराज सिंह जी ने, मुझे बताइए कितनी फैक्ट्री मध्य प्रदेश में खुल गई। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया कि इनकी विश्वसनीयता जनता के बीच तो चली गई है, बड़े व्यापारी बंधुओं के बीच भी चली गई है। ये चिंता का विषय। भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में मध्य प्रदेश के अंदर बद से बदतर हो रहे हालात के बारे में चर्चा करना चाहिए। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 है। क्या कभी इस मामले में चर्चा करते हैं? सिर्फ एक प्रोपोगंडा स्टैंड खड़ा करते हैं, सिर्फ एक ऐसी झूठी मूठी आभा मंडल तैयार की जाती है जो लोगों को लगे कि यह सच है, जबकि हकीकत से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। हाथ में फिसले हुए बर्फ की तरह है, इसका कहीं कोई औचित्य नहीं मिलना, इसको कोई इलेक्शन में फायदा भी नहीं मिलना। ये इस तरह का प्रयोग कई बार जी कुछ कहेंगे, त्वरित प्रतिक्रिया आप बात कर सकते हैं। देखिए के मामले में ब्रजेश जी, ये आपकी चिड़चिड़ाहट आपकी हार के कारण आ रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में परिणाम आपको सामने रख दिया है। 28 चुनाव में आपकी क्या हालत रही, 4 उपचुनाव में आपकी क्या हालत रही। और गुट हमारे यहाँ नहीं होते, गुट तो आपके यहाँ होते हैं। अरुण यादव जी का क्या हाल किया आपने, NP प्रजापति जी का नाम क्यों हटा दिया आपने,
अरे नवीन आपके साहब के यहाँ सामने हालत पाठक खराब साहब है, आपके यहाँ कोई संगठन नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नीयत नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, और इसलिए कोई नियंत्रण नहीं है। जब नियंत्रण ही नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, कोई अनुशासन नहीं है, क्यों आपको वोट क्यों विश्वास करेगी आपको? और जनता ने इस तरह खारिज किया 2018 के चुनाव में, 2023 को तो बुरी तरह से खारिज कर देगी, आप मान के चलिए। प्रशासनिक मशीनरी के दम पर चुनाव जीत लेना बाई इलेक्शन में अलग बात होती है पटेल साहब, लेकिन हकीकत ये है देश की जनता 7.5 करोड़ जनता मध्य प्रदेश के भाजपा के सक्षम विचार को समझती है। मध्य प्रदेश की जनता ने आपके झूठ के खिलाफ, आपके भ्रम के खिलाफ वो आपकी झूठ में नहीं आई, वोटिंग कांग्रेस। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अतुल जी, ये बात तो सही है कि संपर्क स्थापित करना ही पर्याप्त नहीं है। संपर्क और संवाद के बाद वो संपर्क और संवाद यथार्थ हों और सत्य हों, और दूसरा जिससे संपर्क किया जा रहा है वो उस संपर्क से संतुष्ट हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए चौथी बार सरकार बनाना, मतलब इस बार जिस हिसाब से बनाई है ठीक है, लेकिन 5वीं बार फिर से सरकार बनाना, चौथी बार तो एक झटका लगा है, उसके बाद सरकार बन गई, लेकिन 5वीं बार एक फेयर मैंडेट के साथ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना थोड़ा कठिन तो है। कांग्रेस के पास इस बार बेहतर मौका है, बहुत नंबर हैं, करीब करीब 100 के आसपास उनके पास विधायक हैं, तो इस बार उनके लिए लोगों के साथ संपर्क करना, उनकी टीम बड़ी है, संख्या उतनी कम नहीं है कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अब मुझे लगता है कि बहुत समय नहीं बचा है इलेक्शन को, कांग्रेस को अब एक आक्रामक मोड में आ जाना चाहिए। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मौका है। 15 महीने की सरकार चली गई, सहानुभूति तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप संगठन के स्तर पर क्या कर सकते हैं, अपने नेताओं को एकजुट रखने के लिए क्या कर सकते हैं, जो कांग्रेस के लिए बोझ बन चुके हैं ऐसे नेताओं को कैसे दरकिनार कर सकते हैं। समय रहते जागृत हो गए तो निश्चित रूप से बाजी कांग्रेस के हाथ में भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन के पक्षधर रही है, और जब भी कोई अच्छा विकल्प मिलता है तो मध्य प्रदेश की जनता उसका साथ देती है, लेकिन कांग्रेस अभी भी सबक नहीं ले पाई है। कमलनाथ जी बीच बीच में उत्सुक दिखाई देते हैं, एक्टिव मोड में दिखाई देते हैं, लेकिन पता नहीं फिर क्या होता है कि कांग्रेस की सारी कवायद ठंडी पड़ती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले कांग्रेस को अपने अंदर की गुटबाजी दूर करनी पड़ेगी, और जो पुराना ढर्रा है उसको बदलकर नए ढर्रे पे काम करना पड़ेगा। 15 महीने की सरकार में जिस तरह के उदाहरण पेश किए गए वो बहुत अच्छे नहीं रहे, इसलिए कांग्रेस को नए सिरे से जनता के बीच में जाकर उन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। एक नया नेतृत्व कांग्रेस को जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा और संगठन की चिंता करनी पड़ेगी। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी खुशफहमी न पाले कि अब कार्यकर्ता उसके साथ ही खड़ा है, क्योंकि कार्यकर्ता इतना उत्साहित नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता की आप सुन कहां रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है, आप कार्यकर्ताओं से फीडबैक तो लीजिए। किस तरह की कार्यप्रणाली है सरकार की, सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, जनता क्या चाहती है, ये बात कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और उस कार्यकर्ताओं को आप सुनेंगे तो आपको सुधार का मौका है। अभी भी 1-1.5 साल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ठीक पहले करीब करीब अगर देखा जाए आज के दृष्टिकोण से तो चुनाव में पूरा 1.5 साल से ज़्यादा का समय बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 महीनों की सरकार के लिए 15 महीने ही शेष हैं काम करने के लिए। जिन्होंने 15 महीने सरकार चलाई, अगर वो 15 महीने ढंग से संगठन चलाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार में वापस आने के उनके चांसेस बढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नवाचार किया है उसका नुकसान तो कुछ नहीं है, जो भी होना है फायदा ही है। तो संपर्क और संवाद के लिए कोई भी नवाचार राजनीति में नुकसानदायक तो साबित होता ही नहीं है। कांग्रेस को भी चाहिए कि वो संपर्क और संवाद के नए नए सूत्र तलाशे, जनता से भी और कार्यकर्ता से भी। और अब चूंकि 15 महीने सिर्फ कांग्रेस की सरकार चली है, तो अगर आज से 15 महीने देखा जाए तो फिर उसके बाद आचार संहिता 15-16 महीने ही कांग्रेस के पास हैं ढंग की मेहनत करने के लिए। तो हाईटेक होती इस पॉलिटिक्स में कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या रहेगा
भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।